नमस्कार आप सभी को। आइए शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेशन। और आज हम चार्ट जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें दो टूल्स हम यूज करेंगे, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी हमारे यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो दो टूल्स से हम कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके सामने एक चार्ट है, मेल चार्ट है। ये 21 फरवरी 1979, 1735 बुलंदशहर यूपी। सिंह लग्न का चार्ट है और वृश्चिक राशि है। सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि जातक का क्वेश्चन क्या है। जातक का क्वेश्चन मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, क्या डाइवोर्स हो सकता है, ये हमारे जातक का प्रश्न है। अब आपको पहली नजर में ही दिख गया होगा चार्ट में कि 7th हाउस में मंगल, सूर्य, बुध, केतु और राहु का प्रभाव है। शनि की भी दृष्टि है, लेकिन शनि का तो ये अपना घर है, तो अपने घर को तो शनि हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शनि जो कि खुद सप्तमेश है, लग्न में बैठा है, और वो भी अशुभ ग्रहों से पीड़ित है। राहु केतु एक्सिस में है, मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। यानी ओवरऑल लाइफ में लग्न और 7th दो भाव ऐसे रहेंगे जो रेगुलर एक्टिव रहेंगे हमेशा। अब लग्न का ज्यादा एक्टिव रहना, इसका मतलब जातक के अपने फिजिकल बॉडी या मेंटल बॉडी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट आना, ज्यादा प्रभाव आना, ज्यादा सोचना। 7th हाउस एक्टिव है, तो जब तक विवाह की बात नहीं है तब तक 7th हाउस के रिजल्ट अलग तरीके से देखे जाएंगे, वो मैं आगे किसी चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। शादी हो गई है उसके बाद 7th हाउस का इफेक्ट अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ या घर की शांति में डिस्टरबेंस आना, इसको आप इजीली चार्ट में हमें समझ में आता है। क्योंकि ये मेल चार्ट है तो शुक्र को हम देखेंगे ही देखेंगे। शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, 5th हाउस में शुक्र है। लेकिन अकेले शुक्र से हम पूरा निर्णय नहीं ले सकते। भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं और कारक देखते हैं। यहाँ दो चीज हमें अच्छी नहीं दिखती है, भाव और भावेश। दोनों हमारे पीड़ित हो गए हैं। सिर्फ हमारा कारक है जिसके ऊपर राहु की दृष्टि है। यानी सिर्फ हमारा कारक एक ऐसा है जो हमारा अशुभ प्रभाव से बचा हुआ है, बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारी दशा कौन सी चल रही है। अब देखिए, चंद्रमा में शुक्र में राहु की दशा में क्वेश्चन आया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन एक दिन में नहीं आता है, बैक ऑफ द माइंड में पहले से चल रहा होगा, तभी वो हमारे पास प्रश्न लेके आए हैं। और हमसे पहले भी हो सकता है, कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हों सलाह लेने के लिए, उनसे भी पहले क्वेश्चन उन्होंने किया हो। तो एक दिन में कभी भी किसी चीज का आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। शुक्र की दशा है, और हम हमेशा कहते हैं कि शुक्र की जब अंतर्दशा होगी किसी भी प्लेनेट की महादशा में, और अगर आप मैरिड हैं, तो पत्नी से रिलेटेड अच्छा या बुरा परिणाम आपको मिल सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा पर्टिकुलरली जिस भाव का क्वेश्चन है, उस भाव के बल के ऊपर, और जो आपका ग्रह एक्टिव है उसकी कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ भाव बल तो हमें वीक दिखता है, भावेश भी पीड़ित दिखता है। मंगल सूर्य की दृष्टि सेपरेटिव इफेक्ट और लड़ाई झगड़ा पहले से दिखाती है। अब जब शुक्र की दशा आएगी जो कि राहु से दृष्ट है, तो वाइफ को परेशानी होना संभव है। अब यहाँ पे हमें आज का ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। आज का मतलब कुछ टाइम पहले का ट्रांजिट, और जब हमारे पास प्रश्न आया है तब का मैं ट्रांजिट आपके सामने अभी एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा ट्रांजिट है। ट्रांजिट में मुझे सिर्फ अंतरदशा नाथ को देखना है। महादशा नाथ से मैं एक्सिस नहीं समझा रही हूँ अभी, सिर्फ अंतरदशा नाथ को अगर देखें तो शुक्र मेरा अंतरदशा नाथ सूर्य के साथ है और केतु से दृष्ट है, और शुक्र वर्तमान समय में अस्त भी है। इसका मतलब जो हमारे चार्ट में शुक्र की दशा चल रही है अंतर में, और ट्रांजिट में वो अस्त हो गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस आ गई है, उसके फलों में कमी आ गई है, जो कि हमें हमारे चार्ट में रिजल्ट मिलने में हमें उसमें सावधानी होगी अगर हम उसमें रिजल्ट ढूंढना चाहेंगे। ये हमारा चार्ट था, और अभी आप जानते हैं कि ट्रांजिट में शुक्र जो है पीड़ित चल रहा है, तो यहाँ शुक्र के रिजल्ट में कमी हमें दिखाई देगी। थोड़ा सा और हम दशाओं को एक्सपेंड करें तो यहाँ राहु भी है अंतर में। देख रहे हैं ना आप, चंद्रमा, शुक्र, और शुक्र में राहु की दशा। अब ये राहु भी बहुत अच्छे फल तो करेगा नहीं, क्योंकि सेपरेशन देगा, सप्तमेश के साथ बैठा है, शुक्र के ऊपर भी दृष्टि है,
सप्तम के ऊपर भी दृष्टि है और नवम के ऊपर भी दृष्टि है और लग्न को भी इफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। अब आगे आने वाली दशा हम देखेंगे कि क्या ये जातक मैरिड लाइफ में सरवाइव कर सकता है। अगर हम इसकी ये शुक्र की दशा निकाल दें, थोड़े बहुत उपाय हम इसको कराएं, थोड़ा मेडिटेशन हम इनको सजेस्ट करें, और अगर ये दशा निकल जाए तो आगे आने वाला समय कैसा है, अगर वो हमारे फेवर में है तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा समय है, आप इसको काट लीजिए, आगे आपका समय बेटर होगा। आगे का समय हम देखते हैं, चंद्रमा में सूर्य की दशा आती है। सूर्य अपने आप में सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह है। फिर महादशा ही चेंज हो जाएगी, मेरी मेरी मंगल की महादशा आ जाएगी। और देखो, मंगल की महादशा में आप जानते हैं एग्रेशन सबसे पहले बढ़ेगा। 7th हाउस में बैठा है, 7th हाउस को इफेक्ट करेगा। पूर्ण योगकारी की बात अलग है, वो पूर्ण योगकारी के रिजल्ट जो उसको देने होंगे वो देगा, लेकिन अपना प्रभाव भी छोड़ेगा। और चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आ रही है, इसका मतलब है कि चंद्रमा में जो आपने स्ट्रेस लिया है वो मंगल में कंटिन्यू रहेगा। मंगल चार्ट में अस्त है, तो यहाँ बल की जगह इरिटेशन हमारे ऊपर हावी होने लग जाएगी, क्योंकि मंगल जब अस्त होगा ना तो वो इरिटेशन वाला प्रभाव देने लगता है, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत वो बल तो है नहीं, तो वो चेंज हो जाएगी। मंगल अरिष्ट के लग्न में भी बैठा है, यानी हमें या वाइफ को हेल्थ के इश्यूज भी दे सकता है। तो यहाँ क्लियरली सेपरेशन हमें दिखाई देता है। दूसरा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप वैदिक न्यूमेरोलॉजी पढ़ाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स सीख चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है, तो उससे भी एक बार हमें चार्ट की प्रैक्टिस कराया कीजिए। तो वैदिक न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने ये 21 फरवरी 1979, सेम डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 1979, जिनको आती है ये न्यूमेरोलॉजी, उनके अकॉर्डिंग मैं एक रिजल्ट यहाँ से भी बताना चाहती हूँ कि ये ग्रिड बनी है हमारी बेसिक, बेसिक 3 एंड डेस्टिनी 4 है। ये आप ग्रिड इजीली देख सकते हैं। हाईली प्रैक्टिकल इंसान है लेकिन मेंटली डिस्टर्ब भी रहेगा, यानी बायपोलर कंडीशन यहाँ पे हमें दिखाई देती है। 9-4 इज एक्टिव, बीच में 5 नहीं है, ये 9-4 मतलब कोर्ट केस जेल ये सारे योग इनके चार्ट में एक्टिव है। जब जब दशा मिलेगी या सरकमस्टांसेस होंगे तो ये परिणाम हमें मिल सकते हैं। अब हम आते हैं दशाओं के ऊपर। फेब्रुवरी का महीना ये वाली दशा निकल चुकी है जिसने मेंटल स्ट्रेस दिया होगा। नाउ द दशा इज, महादशा इज 3 एंड अंतरदशा इज 7। अब दोनों फैमिली डिस्टरबेंस के नंबर एक्टिव हैं 1 साल के लिए। उसके बाद जाते हैं तो सीधा महादशा 3 की, अंतरदशा 9 की और 9-4 का योग एक्टिव है, यानी यहाँ सीधा डाइवोर्स का सीन बनता है। उसके आगे भी 26-27 में आप देखेंगे तो भी फैमिली डिस्टरबेंस का नंबर है। जो लोग भी वैदिक न्यूमेरोलॉजी जानते हैं वो इस कंसेप्ट को इजीली समझ जाएंगे। तो दोनों तरफ से हमने कंफर्मेशन ले ली कि यहाँ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है। हमें दोनों चार्ट से दिखाई देता है कि हम डाइवोर्स की सिचुएशन बनेंगे। तो अपने क्लाइंट को हमें सजेशन यही देना चाहिए कि आगे हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस और आपकी हेल्थ कंडीशंस भी हमें डिप्राइव्ड दिख रही हैं, थोड़ा सा उसमें भी हमें थोड़ा सा परेशानी दिख रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजर को ना आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते आप डाइवोर्स ले लीजिए। हमें उसकी देश काल परिस्थिति, उसके मेंटल स्ट्रेस को, उसकी मानसिक स्थिति को और परिवार को भी समझना होगा। तो आप उसे एक अच्छी सलाह दीजिएगा। आप डायरेक्टली कभी किसी को मत बोलिएगा, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। अगर वो अपने अंदर चेंजेस लाता है तो मे बी वो उस चीज को थोड़ा सा कवर कर पाए, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद या चेंजेस आगे नहीं दिख रहे हैं, आगे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो आप अपने क्लाइंट को पूरी सिचुएशन बता दीजिए कि आगे के 3-4-5-6 साल हमें ऐसे दिखते हैं, तो आप उसके हिसाब से जो बेटर निर्णय हो वो आप अपने बिहाफ पे लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह हम अपने आगे सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। दोनों चार्ट्स मैंने आज इसलिए दिखाए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं वैदिक न्यूमेरोलॉजी वाले, वो भी कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, मेल्स भी आते हैं कि आप मैम दोनों के अकॉर्डिंग चार्ट को समझाया कीजिए ताकि हमारी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो आगे हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।